तो जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि भविष्य में भी ये युद्ध घातक होने वाला है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। जो बाइडेन का जो कार्यकाल है वो भी खत्म होने को है। ऐसे में जाते जाते जो बाइडेन ने जो रूस को ये चोट दी है, क्या लग रहा है इससे आगे आने वाले समय में रूस और यूक्रेन युद्ध पर कितना असर पड़ेगा? जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद और सिर्फ 10 दिन तक संभालना है। बहुत ही हैरानगी की बात है कि जाते जाते वो ऐसे कदम ले रहे हैं जो कि आमतौर पर आउटगोइंग राष्ट्रपति को नहीं लेना चाहिए। माना ये जाता है, क्योंकि अमेरिका में नियम है कि राष्ट्रपति का चुनाव तो नवंबर में ही हो जाता है, और अमेरिका में नियम भी ये है कि जो नए राष्ट्रपति आते हैं वो शपथ लेते हैं जनवरी के 20 तारीख को। ऐसे 2 या 3 महीने में जो बाइडेन का कर्तव्य तो यही था कि वह कोई बड़ा डिसीजन ना ले, सिर्फ केयर टेकर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते। लेकिन जो बाइडेन जाते जाते ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेके जा रहे हैं, जिससे कि मेरे ख्याल से उनका तात्पर्य सिर्फ यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी के बाद राष्ट्रपति बनेंगे तो उनके राष्ट्रपति काल कैसे ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात से भरा जाए। जो बाइडेन तो ये भी नहीं है कि नया जो बाइडेन तो डेमोक्रेट थे, तो ये भी नहीं है कि नया जो राष्ट्रपति आ रहा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगर कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेट पार्टी का पुराना राष्ट्रपति जो है वो हट जाता है, लेकिन एक नया कैंडिडेट डेमोक्रेट पार्टी से ही नया राष्ट्रपति चुना जाता है। अगर वैसा होता फिर भी हम समझते कि चलो डेमोक्रेट पार्टी अपनी ट्रेडिशंस को या अपनी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी से आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को 20 तारीख को शपथ बाद अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का पहला 1, 2, 3 महीना तो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अभी जो नुकसान करके जा रहे हैं उनको ओवरकम करने में ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से जो बाइडेन ने फैसला लिया है, ऊर्जा क्षेत्र में रूस के प्रतिबंध लगाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो स्मूथ ना चले, कठिन चले, इस वजह से भी ये फैसला हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस तरह की कठिनाइयां पैदा करके जा रहे हैं। देखिए, अगर रूस के ऊपर ऊर्जा प्रतिबंध लगते हैं, खासतौर से रूस से जो गैस और कच्चे तेल का कि यूरोप की तरफ जाता है, कई बार यूक्रेन होकर जाता है, अगर वो उस पर बंदिशी लगाते, एक तो यूरोप के देशों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उन्हें रूस से सस्ती कीमत पर गैस और कच्चा तेल अब नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, कि अब यूरोप के देशों को दूसरे सोर्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो दूसरे, जाहिर बात है कि अगर वो अब पश्चिम एशिया से, पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें उसका ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चालाकी तो जो बाइडेन ये कर रहे हैं कि अब अमेरिका के कंट्रोल में यूरोपियन देश ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि यूरोप के काफी सारे ऐसे देश हैं कि मरता क्या ना करता, अब उन्होंने अमेरिका से जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है या लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस है, अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो अमेरिका से इंपोर्ट करने का मन बना लिया है मजबूरी में। तो इससे हो क्या रहा है कि अब यूरोप के देशों को मजबूरन अमेरिका से ये सब पदार्थ खरीदने पड़ेंगे, ज्यादा कीमत पर खरीदने पड़ेंगे। तो अमेरिका की तो पौ 12 हो गई, उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, यूरोप भी पॉलिटिकल एंड राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से अमेरिका के और इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले लेंगे तो क्या इन प्रतिबंधों को हटाएंगे? क्योंकि सभी को ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध में शांति स्थापित होगी। हालांकि बीच में हमने ये भी तस्वीरें देखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच तनातनी भी देखी गई थी। बावजूद इसके ये उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद शांति स्थापित हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाइडेन और पुतिन के बीच में तो कोई भी संपर्क नहीं था, शून्य। और जो सेंटीमेंट थे वो तो नेगेटिव साइड में ही थे, जी, माइनस साइड में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो सेंटीमेंट्स हैं वो अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे को
कदर करते हैं एक दूसरे को, कुछ हद तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो सम्मान देना पड़ता है वो देते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो बाइडेन ने इलेक्शन में कहा था कि वो इस युद्ध को 1 दिन में बंद करवा देंगे। अभी पिछले 48 घंटे में जो बाइडेन के जो एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, उन्होंने 2 बार ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत का रास्ता जो है वो तलाशा जा रहा है। और ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन से उनकी जो 1 to 1 एक रेपो है, यानी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को जल्दी से जल्दी तक समाप्त करेंगे। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ऊपर ये युद्ध बहुत भारी पड़ रहा है। अलग-अलग आकलन है कि इस 3 साल के युद्ध में अमेरिका ने करीबन $26 बिलियन और कुछ सूत्र तो ऐसे बता रहे हैं कि $61 बिलियन के हथियार और दूसरे सैन्य सामग्री और दूसरे सहायता सामग्री यूक्रेन को दिए हैं। यूक्रेन ने अभी तक ये पे बैक करना शुरू नहीं किया। यूक्रेन इसका पैसा कब लौटाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अमेरिका के कैपिटलिस्ट जो ये हथियार बना के सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, उनको पेमेंट कैसी हो रही है? वो पेमेंट फिलहाल एक किटी से हो रही है जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का है। तो ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं, यूक्रेन को जाते तो हैं और तुरंत उनकी पेमेंट हो जाती है इन प्राइवेट कंपनीज को। अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से एक खास फंड बनाया गया है जो बाइडेन द्वारा। तो इसको यूक्रेन वापस करेगा कैसे भविष्य में? वापस बिल्कुल सर, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और जिस तरीके से अमेरिका की ओर से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब जानकारी ऐसी है कि जो नाटो देश है वो भी पूरी तरीके से यूक्रेन को समर्थन दे रही है, आने वाले समय के लिए प्लान भी तैयार करवा रही है, ट्रेनिंग भी देंगे और इसी के साथ टैंक और जितनी भी मिसाइलें हैं, ड्रोन है, वो भी उपलब्ध करवाएंगे। तो क्या लग रहा है इससे रूस की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी और यूक्रेन को कितनी ताकत मिलेगी? नेटो देश जो हैं, 32 नेटो देश हैं, उनमें उत्साह के साथ रूस के विरुद्ध यूक्रेन को सामग्री देने वाले महज 4 या 5 देश हैं जी। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटाली, बस। बाकी जो देश हैं वो नेटो के मेंबर हैं, लेकिन वो इतने छोटे-छोटे मुल्क हैं कि वो कोई उत्साह दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी जीडीपी इतनी नहीं है कि वो भर-भर के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन को दे पाएं। देखना ये पड़ेगा कि यूक्रेन को जितनी सैन्य सामग्री मिल रही है नेटो देशों, उसका 80% अमेरिका से आ रहा है। महज 20% है जो कि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या इटाली दे रहे हैं। तो अमेरिका जो ये 80% दे रहा है, इसका पैसा जो है फिलहाल अमेरिका की जनता दे रही है। इसका पैसा अभी तक यूक्रेन से पेमेंट शुरू नहीं हुई है। तो अमेरिका फर्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है, उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका स्पेस का ये पैसा जाया होकर यूक्रेन के युद्ध में खप ना जाए। ज़ेलेंस्की की बात अलग है। ज़ेलेंस्की को तो सिर्फ ये है कि जितना ज्यादा वो ये युद्ध लड़ेंगे उतना उनको लग रहा है कि वो रूस को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन सर, इस स्थिति को समझना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और इसी बीच नेटो देशों का समर्थन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। स्थिति को समझना कि आखिर होने वाला क्या है इस युद्ध में। माधुरी, ये युद्ध जो है ये ना तो इंग्लैंड चला रहा है, ना जर्मनी चला रहा है, ना फ्रांस, ना इटली, ना नेटो का कोई दूसरा देश। सारे जो देश हैं ये तो वो कॉमा फुल स्टॉप की तरह हैं। लेकिन ये युद्ध चला रहा है सिर्फ अमेरिका, सिर्फ अमेरिका, सिर्फ अमेरिका। अगर ये फाइनेंशियल मदद बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हथियार दिए गए हैं, आप उसका आकलन करें तो वो पूरा का पूरा अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका से हर रोज C-5A स्टार लिफ्टर जहाज हैं या C-17 ग्लोब मास्टर जहाज हैं। C-17 हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के पास भी है। हर रोज 5 से 10 ये स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है उनकी, इनमें भर भर के वो आते हैं अमेरिका से और अपना गोला बारूद लाओ लश्कर उतारते हैं पोलैंड के अलग अलग एयरफील्ड्स में।
और वहां से बाकायदा ट्रेन से भर के ये यूक्रेन में जाते हैं और यूक्रेन से की फौज इसका इस्तेमाल करती है रूस के खिलाफ। अगर अमेरिका इनकी सप्लाई आज रोक दे या चलो इनकी सप्लाई आज थोड़ा आस्ते कर दे, थोड़ा सा कम कर दे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं 20 जनवरी के बाद, रोकेंगे नहीं लेकिन थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ज़ेलेंस्की अपने आप समझ जाएंगे कि अब युद्ध विराम शांति समझौता के लिए बात करने के लिए टेबल पर बैठ के सीज फायर टॉक्स करने का समय गया है। जी सर, अगर यहाँ पर ज़ेलेंस्की पहल करते हैं तो ये युद्ध रुक सकता है? माधुरी, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेलेंस्की अपने जिद पर लड़े हुए हैं। देखिए 3 साल के युद्ध में यूक्रेन बर्बाद हो गया है। रूस को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यूक्रेन ने रूस के अंदर जितने हमले किए हैं वो छोटे-छोटे हमले हैं, लेकिन यूक्रेन की जो हाईवेज हैं, ब्रिजेस हैं, रेलवे नेटवर्क है, यूक्रेन के कल कारखाने, सबसे बड़ी बात उनके थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स सब रूस ने बर्बाद कर दिए हैं। आज की तारीख में अगर रूस चाहे तो आज रात को ये ज़ेलेंस्की साहब का जो महल है उस पे भी हमला कर सकता है। लेकिन क्योंकि कंसिडरेशन है, आमतौर पे सिविलाइज्ड नेशन जो है एक दूसरे के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, उनके रेजिडेंट्स को अटैक नहीं करते, तो रूस ने बजाय मेहरबानी करके ज़ेलेंस्की के महल को निशाना नहीं बनाया। तो ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं, रूस क्या चाहता है कि भाई यूक्रेन नेटो को ना ज्वाइन करे, और ट्रंप ने बोल दिया है कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिलहाल कुछ सालों के लिए यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन नहीं कराएंगे। तो एक वाया मीडिया ढूंढकर ट्रंप सीज़फायर ऐलान करा देंगे। ज़ेलेंस्की जो हैं वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनको शस्त्र मिल रहे हैं। अगर अमेरिका आज ये सप्लाई बंद कर दे तो कल सुबह ही ज़ेलेंस्की को बाध्य होकर सीज़फायर के लिए यानी कि सर इस पूरे युद्ध में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये युद्ध अगर लड़ा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से लड़ा जा रहा है। देखिए नेटो कंट्रीज जो हैं वो ज्यादातर नेटो कंट्रीज जो हैं उनकी अपनी फौज या अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है बहुत छोटी है। अगर आप देख लें फिनलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवाकिया, ये इनकी यहाँ कोई हथियार नहीं बनते हैं। ये सारे देश पश्चिमी देश जो हैं डेमोक्रेटिक देश है, हैप्पी कंट्रीज हैं। वो लोग अपनी जीडीपी का पूरा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो देश को खुश बनाने में खर्च करते हैं, हथियार नहीं बनाते। ये तो अमेरिका की जिद थी कि अमेरिका ने, हिंदी में एक कहावत है कि अमेरिका ने यूक्रेन को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। जी बिल्कुल सर, देखना होगा कि जिस तरीके से तबाही मची हुई है, और अब क्योंकि जो बाइडेन ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, जो ऊर्जा क्षेत्र में रूस की रोक लगाई है, ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में और कितनी तबाही देखने को मिलती है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कैसी स्थिति बनती हुई नजर आती है, ये तो भविष्य में ही पता लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।